मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि आप बच्चों मेरे से परिचित हैं, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे बढ़िया स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध कराई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 12 में आपको व्यवसाय अध्ययन या BM का अध्ययन करा रहा हूँ। आज मैंने आपको पहले जो अपनी संस्था के प्रति उत्तरदायित्व, प्रबंधक का अपनी संस्था के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है उसके बारे में बताया था। अब अगला पॉइंट है स्वामियों के प्रति उत्तरदायित्व। प्रबंधक या एवं स्वामित्व के पृथक पृथक हो जाने के कारण प्रबंधक अलग होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, ये सब अलग अलग पोस्ट होती है। तो प्रबंधक जो कंपनी के प्रबंधक हैं और जो कंपनी के मालिक हैं वो अलग अलग होते हैं। तो एक प्रबंधक का अपने मालिक, अपने स्वामी, अपने भाग्य विधाता जिससे वो पैसा ले रहा है, जिससे के साथ वो व्यावसायिक लाभ उठा रहा है, तो एक प्रबंधक का अपने स्वामी, अपने मालिक के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व होता है, निश्चित रूप से होता है। तो पहला क्या है, विनियोजित पूंजी की सुरक्षा प्रदान करना। जो धन, पैसा, मनी जो कि व्यवसाय में, इकाई में, उद्योग में लगाया गया है, उस विनियोजित, नियोजित पूंजी को जो जिसमें निवेश किया गया है, उस पूंजी की सुरक्षा करना, पूंजी में वृद्धि करना, न कि पूंजी में कमी करना। दूसरा है निश्चित उद्देश्य के लिए ही पूंजी का उपयोग करना। ऐसा नहीं कि अपनी निजी लाभ, निजी हित, निजी परिवार के लिए जो पूंजी है उसका उपयोग किया जाए, बल्कि कंपनी की ओर से, निगम की ओर से, फैक्ट्री की ओर से जो कंपनी के उद्देश्य हैं उनके लिए पूंजी का उपयोग करना। निश्चित उद्देश्य के लिए पूंजी को उपयोग में लाना, उसका उपयोग करना। तीसरा है निश्चित उद्देश्य के लिए पूंजी का प्रयोग करना अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए न, बल्कि कंपनी के हित के लिए, कंपनी के भले के लिए, कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही पूंजी, धन या वित्त का प्रयोग करना। तीसरा है अंशधारी, जो शेयर धारक है, जो हमारी कंपनियों के जिन्होंने शेयर ले रखे हैं, तो हमारा एक CEO के रूप में क्या उद्देश्य है कि अंशधारियों को उचित लाभांश का भुगतान करना। जो अंशधारी हैं, जो शेयर होल्डर हैं, जो शेयर धारक हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, जिनको या कंपनी के जिन्होंने शेयर खरीदे हैं, उनका उन्हें उचित लाभांश मिले, उनका उन्हें उचित लाभ मिले, उनको फायदा कैसे हो उसका भुगतान करना। कोशिश हमारी एक CEO के रूप में क्या होनी चाहिए कि जो अंश पूंजी जो है, अंश पूंजी या जो टोटल मार्केटिंग कैप है कंपनी की, जो टोटल मार्केटिंग कैप है या कुल अंश पूंजी या कुल शेयर पूंजी या कुल लगाए गई हिस्सा पूंजी है, उसमें कम से कम बढ़ोतरी हो, कमी नहीं हो। तो अंश पूंजी में अभिवृद्धि करना, उसका प्रयास करना। उस अंश पूंजी कंपनी को ऐसा बनाया जाए कि कंपनी के जो शेयर हैं वो ज़्यादा खरीदे जाएं। जब शेयर खरीदे जाएंगे तो कंपनी के शेयर ऊंचे होंगे, और जब कंपनी के शेयर ऊंचे होंगे तो कंपनी की जो लाभांश है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, और कंपनी है वो प्रॉफिटेबिलिटी या लाभांश की स्थिति में आ जाएगी। तो अंश पूंजी में अभिवृद्धि का प्रयास करना। विभिन्न प्रकार के अंशधारियों के साथ, जो विभिन्न प्रकार के जो अंशधारी हैं, चाहे उन्होंने कंपनी में पैसा, सीधे पैसा लगाया है, प्रत्यक्ष लगाया है या परोक्ष या शेयरों के माध्यम से लगाया है, उनके साथ समता और न्याय का व्यवहार करना, उनके साथ समता और न्यायपूर्ण व्यवहार करना, उनके साथ बराबरी का, समानता का और न्याय का व्यवहार करना। किसी प्रकार का भेदभाव न करना कि ये शेयर होल्डर है और इसने प्रत्यक्ष रूप से पैसा लगाया, ऐसा नहीं। जो पैसा लगाया है और जो शेयर होल्डधारी है वो दोनों ही कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो दोनों ही कंपनी की रीढ़ है। उनके साथ समानता और न्याय का व्यवहार करना। हमारी कंपनी एक CEO के रूप में, एक प्रबंधक के रूप में, एक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में
जो हम कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो व्यवसाय की जो हमारी प्रगति है, कंपनी कितना व्यवसाय कर रही है, कंपनी ने किन किन नए क्षेत्रों में कदम रखा है, किन कंपनी ने किन किन इकाइयों नई इकाइयाँ है वो लगाई है, प्रोडक्शन कितना है, उत्पादन कितना है, बिक्री कितनी है, उसके तिमाही, 6 माही और वार्षिक आंकड़े प्रस्तुत करना, वास्तविक आंकड़े हैं वो मालिकों के सामने प्रस्तुत करना। व्यवसाय की प्रगति, ऐसे नहीं कि व्यवसाय में प्रगति कम हो रही है हम झूठी सूचना दे रहे हैं, तो व्यवसाय की प्रगति की यथार्थ जो वास्तविक है, जो वास्तविक स्थिति है, उस वास्तविक स्थिति के बारे में जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, जो कंपनी के सर्वेसर्वा हैं, उनको यथार्थ सूचना देना, उनको भ्रम में नहीं रखना, उनके साथ छल कपट या कपटतापूर्ण व्यवहार न करना, झूठा लाभ न दिखाना, जिससे कि जो कंपनी के मालिक हैं उनको यथार्थ सूचना मिलती रहे। अगला है कपटपूर्ण व्यवहार न करना, न लालच लोभ का व्यवहार करना, कपटता से व्यवहार नहीं करना, झूठा लाभ नहीं दिखाना, कपटपूर्ण आचरण नहीं करना। ऐसा व्यवहार किया जाए जिससे कि कंपनी के साथ लोग जुड़े, लोग टूटे नहीं या लोग टूटे नहीं। अपनी पर्सनल रूप से अपना जो पर्सनल, जिसे हम गुप्त लाभ कहते हैं, अपना पर्सनल लाभ, ऐसे नहीं कि हम कंपनी के शेयरों का बेजा इस्तेमाल करने लग जाए और उनको बेचकर लाभ है वो कमाने लग जाए। तो जो गुप्त लाभ है, कंपनी में किसी प्रकार का जो लाभ है, एम्प्लॉयज़ को पेंशन तनख्वाह का जो लाभ है, उस लाभ में से खुद का फायदा न उठाएं, गुप्त लाभ न कमाएं। अंशों के हस्तांतरण, जो हम शेयर हैं, जो शेयरों की बिक्री है या जो कंपनी में जिन्होंने पैसा लगाया है उसके हस्तांतरण में बाधा उपस्थित न करना, उसमें किसी प्रकार की रुकावट पैदा न करना, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं बढ़ना। तो अंशों के हस्तांतरण, शेयरों का जो हस्तांतरण है, शेयरों की जो परस्पर बिक्री है, शेयरों का जो ट्रांसफ़र है, या जो अंशधारी हैं, जो शेयर धारक हैं, जिन्होंने कंपनी में प्रत्यक्ष पैसा लगाया है, तो उनके कार्य में बाधा उपस्थित न करना, उन्हें नहीं भड़काना, उन्हें भड़काकर कंपनी से अलग होने के लिए प्रेरित न करना। अब एक कंपनी है, वह उसके पास जो लिक्विड मनी है या तरल मुद्रा है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए उसको बैंकों से, साहूकारों से, सेठ से और विभिन्न प्रकार के जो ऋण देने वाले जो स्रोत हैं उनसे ऋण लेना पड़ता है। क्यों? लिक्विड मनी की तरल मुद्रा है उसका कैश के रूप में अभाव पाया जाता है। तो इसलिए क्या करती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो सेठ से, साहूकारों से, वाणिज्य बैंकों से, किसी प्रकार से ऋणदाताओं से पैसा उधार लेती है, पैसे का उपयोग करती है। और प्रबंधक को अति महत्वपूर्ण दायित्व क्या है? ऋण राशि का सदुपयोग करना। जो हमने ऋण की राशि ली है, ब्याज पर पैसा उठाया है, उसका सदुपयोग करना, उसका उपयोग है वो कंपनी के हित में करना, उसका प्रयोग है वो अपने निजी लाभ के लिए न करना। तो ऋण राशि का सदुपयोग करना, और हमने जो ऋण लिया है, हमने जो जिस दर पर ऋण लिया है और जो ब्याज की जो शर्तें हैं वो खुली होनी चाहिए। जिस दर पर हमने ऋण लिया है, चाहे वो 10% है, 8% है, 9% है, 12% है, 18%, 20% है, जिस दर पर हमने ऋण उठाया है और जिस दर पर हमारे ब्याज की शर्तें तय हुई है, उनको एकदम स्पष्ट रखना कि हमने किस दर पर कितना ऋण है वो कौन से साहूकार, सेठ या व्यावसायिक बैंक से लिया है। मूल पूंजी और ब्याज का समय पर भुगतान करना। जो मूल पूंजी है और जो ब्याज है, मूल पूंजी हमने यदि किसी व्यावसायिक बैंक से 1 साल का कॉल किया तो 1 साल, 2 साल है तो 2 साल, 3 साल है तो 3 साल, यदि अल्पकालीन ऋण है तो अल्पकालीन, यदि दीर्घकालीन ऋण है तो दीर्घकालीन। तो दीर्घकालीन ऋण है उनका भी जितना समय हमने दिया है उस समय के उपरांत उस मूलधन और जो जितना ब्याज बनता है, तो मूलधन और ब्याज का समय पर भुगतान जरूर करना चाहिए। और जो बंधक रखी गई जो संपत्ति है वो पूर्ण सुरक्षा करना। जो बंधक के रूप में, अडाने रूप में, जो अडाने के रूप में जो संपत्ति रखी गई है उसकी सुरक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, उसको बरकरार रखना या उसे बनाए रखना। अगला है 500 बिंदु है बच्चों,
ऋणदाताओं की इच्छित सूचनाएं उपलब्ध कराना। जो ऋणदाता है उनको जो मांगी गई सूचनाएं उनको उपलब्ध करानी चाहिए। ऋणदाताओं की जो ऋणदाता पूछ सकते हैं अभी इतना ब्याज बन रहा है, इस महीने इतना ब्याज हो रहा है, या अगले महीने या 6 महीने में इतना ब्याज हो रहा है, कितना ब्याज होगा, तो उसके बारे में मांगी गई सूचना देना। यदि वो मूलधन की मांग करता है तो समय पर मूलधन, और यदि वो ब्याज की मांग करता है तो समय समय पर ब्याज का भुगतान है वो उसे किया जाए, और उसके बारे में या उसे सुनिश्चित रखा जाए। तो आज मैंने आपको स्वामियों के प्रति उत्तरदायित्व मैंने लिख करा दिया आपको, स्वामियों के प्रति उत्तरदायित्व और ऋणदाताओं के प्रति उत्तरदायित्व, जिसमें 5 बिंदु है। स्वामियों के प्रति उत्तरदायित्व में हमारे बिंदु कुल मिलाकर 7 बनते हैं, तो 7 बिंदु स्वामियों के प्रति हो गए, स्वामियों के प्रति उत्तरदायित्व हो गया। और ऋणदाताओं के प्रति उत्तरदायित्व है, इसके भी हमारे कम से कम 5 बिंदु है। तो ऋणदाताओं के प्रति और स्वामियों के प्रति उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है, इसको आपको लिखना है, याद करना है, होमवर्क के रूप में आपको काम करना है। धन्यवाद।